नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर्विस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सर्विस में। आज हम बात करेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। हम लेकर आए हैं कृषि पद्धतियाँ। तो आज हम बात करेंगे कृषि पद्धतियों के बारे में, यानी कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है। मुख्यतः हमारे को 6 कृषि पद्धतियाँ दी गई हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं अध्याय फर्स्ट के। हमारा पार्ट सेकंड है जिसमें हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियां, या फिर इसे कह सकते हैं खेती के चरण। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मिट्टी को तैयार करना, यानी मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है, उसकी जुताई कैसे की जाती है। तो उसमें एक चीज हमने नहीं देखी थी, कृषि औजार देखे थे, जिसको हल, कुदाली और कल्टीवेटर तीनों हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम बात करेंगे हम सेकंड चरण की, जो होता है बुआई। तो दोस्तों, बात करते हैं बुआई। बुआई किसे कहते हैं, यानी कोई बीज को बोना। बुआई का मतलब होता है बीज बोना। खेत के अंदर बीज को बोना बुआई कहलाता है। मैं इसको एक बार हटा देता हूं। सेकंड चरण यानी बीज को बोना। बीज को बोना क्या होता है, बुआई कहलाता है। हम खेत में बीज को बोते हैं जिसे बुआई कहते हैं। और बीज कैसा होना चाहिए बुआई के टाइम, बीज हमको अच्छी गुणवत्ता वाला लेना चाहिए, जिससे फसल में क्या है, अच्छी पैदावार मिले। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज को, कैसा बीज चयन करेंगे हम, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करेंगे। और उसका हम पता कैसे लगाएं, हम एक छोटे से प्रयोग के द्वारा जानते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाले और साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन कैसे करें। तो हम इस प्रकार एक छोटी सी बाल्टी लेंगे। इस बाल्टी के अंदर हम यहाँ तक पानी जल भर देंगे, यानी पानी से आधी बाल्टी कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर हम बीजों को बाल्टी के अंदर डालेंगे, जिससे क्या है, कोई खोखले बीज होंगे तो वो क्या तैर कर ऊपर सतह पर आ जाएंगे, और भारी बीज है जो पेंदे में जम जाएंगे। तो हल्के बीजों को क्या करेंगे, इसको हम पृथक कर देंगे, पृथक करके इसको अलग कर देंगे। और भारी बीज है जो पेंदे में जमा हो जाएंगे, तो इन बीजों को हम पृथक करके इन बीजों को क्या है, इनकी कर देंगे हम बुआई। जिससे क्या है, फसल है जो अच्छी होगी और अच्छे पौधे उगेंगे। यानी इनको तो हम, भारी बीज है तो इनको तो हम बुआई के अंदर काम ले लेंगे, और जो हल्के बीज है उनको पृथक करके अलग कर देंगे। इस प्रकार हम खेतों में बुआई करते हैं, ठीक है। अब बुआई करते हैं तो उसमें क्या चाहिए, हमें खाद और उर्वरक चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद आपका हमारा चरण, अगला चरण है जो खाद एवं उर्वरक। तीसरा चरण आता है हमारा खाद व उर्वरक। तो जब हम बीज की बुआई करेंगे तो क्या डालेंगे, खाद व उर्वरक डालेंगे। और खाद व उर्वरक क्या होते हैं, यानी वे पदार्थ जिनको मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। यानी वे पदार्थ जो मिट्टी में क्या करते हैं, पोषक स्तर को बनाए रखते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खाद व उर्वरक कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम ज्यादातर क्या है, जो खाद यूज लेते हैं, ठीक है, खाद व उर्वरक। अब बात करते हैं कि खाद और उर्वरक होता क्या क्या है। खाद यानी ये एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद क्या है, कार्बनिक पदार्थ या जैविक। जैविक का मतलब हो गया जीवों का अंश। जैविक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैविक का मतलब हो गया जीवों का अंश। यानी जीवों के अंश से प्राप्त जो पदार्थ होता है वो कहलाता है जैविक खाद। यानी जैसे कि मान लेते हैं गोबर से बनता है, गोबर से क्या बनता है दोस्तों, गोबर से जैविक खाद बनता है, जो क्या है, प्राकृतिक निर्मित होता है, यानी प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। या फिर देख लेते हैं
ये जो है जो पौधों से, पौधों की पत्तियों से, सड़ी गली सब्जियों से जैविक खाद का निर्माण होता है। और उर्वरक क्या है? उर्वरक है जो ये हो जो रासायनिक पदार्थ है, ये क्या है दोस्तों? ये रासायनिक पदार्थ हैं जिनको कहाँ बनाया जाता है? इनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इनका निर्माण है जो दोस्तों फैक्ट्रियों में किया जाता है। यानी खाद है, ये जो है जो कार्बनिक पदार्थ है जो प्राकृतिक निर्मित है, और इनका निर्माण है जो फैक्ट्रियों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रासायनिक पदार्थ हैं जो इनका निर्माण है जो फैक्ट्री में किया जाता है। तो उर्वरक के उदाहरण के तौर पर देखें तो इसमें जैसे हमारे आ जाता है पोटास, पोटास, यूरिया। ठीक है दोस्तों, इसमें पोटास आता है, यूरिया आता है, एनपीके, अमोनियम सल्फेट इत्यादि है जो इसके उदाहरण हैं। एनपीके, एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। एनपीके ये भी एक रासायनिक उर्वरक है। इनको क्या है, खेतों में मिलाया जाता है। तो ये क्या काम करते हैं? ये है न, इनका काम होता है फसल में अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज पैदा करते हैं। ये जो हम खाद और उर्वरक डालते हैं, ये है जो फसल को खनिज प्रदान करते हैं। मिट्टी फसल को क्या करते हैं? खनिज प्रदान करते हैं, जिससे कि फसल की पैदावार अच्छी हो। ठीक है दोस्त, अब खाद और बीज डाल दिया और उर्वरक खाद, और अगर इसमें अंतर की बात करें तो अंतर दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसमें अंतर क्या क्या है। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। खाद और उर्वरक में आपको दो चार अंतर बता देता हूं जो याद रखना एग्जाम में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर खाद की बात करें तो सबसे पहले तो खाद है, तो ये तो दोस्तों एक हमने पढ़ा था, ये है जो प्राकृतिक निर्मित है। ठीक है दोस्तों, ये प्राकृतिक निर्मित है, जबकि ये है जो मानव निर्मित है। उर्वरक क्या है? उर्वरक है दोस्तों मानव निर्मित। ठीक है, ये प्राकृतिक निर्मित है, ये मानव निर्मित है। अगर खाद को देखा जाए तो ये है जो खेतों में बनाई जाती है दोस्तों। खाद है जो खेतों में बनाई जाती है, इसका निर्माण खेतों में किया जाता है। ये खेतों में बनाई जाती है, जबकि ये कहाँ बनती है? ये बनती है दोस्तों फैक्ट्रियों में। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो इस उर्वरक से क्या होता है? इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, और खाद से मिट्टी को ह्यूमस, इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। खाद से दोस्तों, जैविक खाद से ह्यूमस है जो प्रचुर मात्रा में मिलता है, जबकि इसमें नहीं मिलता है। और उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होता है, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए हमारे खाद और उर्वरक। और हम खाद में इसके खाद की जो है जो लाभ की बात करें तो यानी खाद के लाभ क्या क्या होते हैं? तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता है जिसमें वृद्धि होती है, और इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सैरंध्र हो जाती है, जिसके कारण क्या है, इसमें गैस विनिमय है जो सरलता से होता है। और इसमें जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है दोस्तों? खाद से जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, इससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुदृढ़ हो जाता है। दोस्तों ये तो हो गए हमारे खाद, उर्वरक और इसके लाभ हो गए, ये बात कर ली। अब अगले चरण की बात करते हैं। तो खाद और उर्वरक डाल दिया, तो अब बीज को अंकुरण करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? तो इसमें जल की आवश्यकता होती है। खाद में अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों? किसान है जो सिंचाई करते हैं। तो इसमें क्या अगला चरण हमारा हो गया सिंचाई। यानी हमने मिट्टी तैयार कर दी, उसमें बीज डाल दिया, खेतों में बीज को बो दिया, उसके बाद हमने खाद और उर्वरक भी डाल दिए। तो इसके बाद अगला चरण आएगा, तो हम उसमें क्या करेंगे? तो सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं? इसकी सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो सिंचाई होती क्या है? यानी निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना, यानी एक निश्चित अंतराल।
इसकी परिभाषा हो गई निश्चित अंतराल पर यानी खेतों में जल देना क्या कहलाता है दोस्तों? सिंचाई कहलाता है। ठीक है, सिंचाई से क्या होती है? सिंचाई से मतलब पौधे के लिए जल तो आवश्यक है। पौधे में लगभग कितना होता है? पौधे के लिए जल एक अति महत्वपूर्ण है। पौधे में लगभग 90% जल उपस्थित होता है। ठीक है, तो पौधे में वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। ठीक है, और पौधे में 90% है जो जल होता है। तो शुष्क स्थिति में बीजों का अंकुरण नहीं होता, इसीलिए क्या की जाती है? सिंचाई, जिससे कि मिट्टी में है जो नमी बनी रहे और उससे पौधे का अंकुरण हो जाए, यानी पौधे का नहीं, बीज का अंकुरण होता है। बीज का अंकुरण होता है तो उससे क्या है? वो पादप निकलता है और पौधा अच्छा होता है। तो इससे क्या है? तो स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए सिंचाई की जाती है और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की जाती है, जिससे कि बीज का अंकुरण हो जाए और पौधा पनप जाए। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो सिंचाई के स्रोत क्या है? इसके स्रोत, सिंचाई के स्रोत को जान लेते हैं हम। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सिंचाई के स्रोत देखें तो सिंचाई के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पारंपरिक, एक आता है दोस्तों हमारे पारंपरिक, और एक आता है आधुनिक। यानी दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया पारंपरिक, एक हो गया आधुनिक। अब पारंपरिक की बात करें, पारंपरिक में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो पारंपरिक में हमारे जो पुराने समय में थे तो उसमें आता है एक तो मोट, या फिर इसको हम कह सकते हैं गिरनी, यानी कुएं में बाल्टी को गिरनी पर लटकाकर उससे जल निकालकर उससे सिंचाई की जाती थी। सेकंड बात करें तो इसमें आ जाता है चैन पंप। फिर इसमें देखें तो आ जाती है ढेकली, एक इसमें होती है रेहट। इनसे क्या है, जो पारंपरिक यानी पुराने समय में जो है इनसे सिंचाई की जाती थी, लेकिन अब है जो लगभग सिंचाई में आधुनिक तरीका ही अपनाया जाता है। तो आधुनिक तरीकों में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आ जाता है एक तो विद्युत पंप, डीजल पंप। ठीक है दोस्तों, एक तो विद्युत पंप हो जाता है, डीजल पंप हो जाता है, जिससे क्या है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र यूज में लिया जाता है। तो बात करते हैं छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक तो आधुनिक में एक काम में लिया जाता है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र की बात करें तो दोस्तों छिड़काव तंत्र यानी एक मतलब निश्चित दूरी पर नोजल लगाया जाता है। एक पाइप होता है, उस पर यहाँ पर नोजल लगा दिए जाते हैं, और यहाँ से जब पानी का प्रेशर जाता है तो नोजल ये है जो यहाँ घूमती रहती है 360 डिग्री कोण पर। तो इससे क्या है कि जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है उसमें जो है जो सिंचाई की जाती है, और इससे क्या पानी की बचत भी होती है और सभी है जो आराम से जल मिल जाता है। ठीक है, और एक सेकंड इसमें देखें तो वो आ जाता है हमारे ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में दोस्तों आप लगभग जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं उनको तो पता ही होता है, फव्वारे यूज में लिए जाते हैं। ड्रिप तंत्र आता है जिसको हम बूंद बूंद सिंचाई भी कह सकते हैं। तो समतल जमीन के अंदर जब पौधे को एक निश्चित अंतराल पर लगाया जाता है तो इसके साथ एक पाइप बिछाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें एक निश्चित दूरी पर छोटे 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 छेद होते हैं जहाँ पर बीजों को बोया जाता है, और जब ये यहाँ से पानी को डाल दिया जाता है तो ये बूंद बूंद टपकता टपकता रहता है। तो इससे सिंचाई होती है, जिसको दोस्तों कहते हैं ड्रिप तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिंचाई का स्रोत भी समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगला बात करते हैं हम, सिंचाई भी कर दी तो पौधे उग गए। ठीक है, तो अब अगला हमारा 5वां स्टेप आता है जो आता है खरपतवार से सुरक्षा। या फिर हम इसको कह सकते हैं फसल की सुरक्षा, यानी खरपतवार से सुरक्षा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि खरपतवार होती क्या है। यानी हम पौधे को लगाते हैं, उसके बीच में छोटे छोटे
कई अन्य अवांछित पौधे जो कि प्राकृतिक रूप से निकलते हैं यानी उग जाते हैं फसल के साथ। फसल के साथ क्या है, वो प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उसको बीज को बोया नहीं जाता है। ये जो है ये प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं फसल के साथ साथ, जिनको क्या है खरपतवार कहते हैं, यानी अवांछित पौधे। कौन से? अवांछित, अवांछित पौधे जो कि प्राकृतिक रूप से जो है जो उगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। और ये खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया, जब खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया है उसको दोस्तों निराई कहते हैं, निराई गुड़ाई। ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जिसके खेत हैं उनको तो वैसे पता ही होगा दोस्तों, तो इसको कहते हैं जो निराई कहते हैं। और खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए रासायनों का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। यानी इस खरपतवार को कम करने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है, और इन रसायनों को क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी। उदाहरण के तौर पर देखें तो 2,4-D, 2,4-D इसका है जो छिड़काव किया जाता है, तो जिससे क्या है जो ये अवांछित पौधे हैं इनको नष्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या है फसल कटाई में भी परेशानी ना हो और फसल है जो अच्छी फसल की वृद्धि हो सके, इसीलिए इसको हटाया जाता है। ठीक है, इसको हटा दिया जाता है, 2,4-D का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे मतलब जो खरपतवार पौधे हैं जो मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है, इनसे फसल को कोई हानि नहीं होती है। और जब फसल की कटाई होती है तो इसमें भी ये आसानी से हो जाती हैं। तो अब हमने पढ़ लिया खरपतवार से सुरक्षा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो कि अवांछित पौधे हैं जो प्रकृति के द्वारा उग जाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक उग जाते हैं, इनको बोया नहीं जाता है। यानी इसकी अच्छे से परिभाषा अगर आपको देनी है तो खेत में कहीं अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली हम बात करते हैं तो अगला आता है हमारी कटाई। यानी अब खरपतवार से सुरक्षा हो गई, फसल पक जाती है तो उसकी क्या की जाती है दोस्तों? फसल पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। तो अगला हमारा स्टेप आता है कटाई। ठीक है, कटाई यानी जब फसल पक जाती है, फसल पक जाती है तो उसको कटाई कहते हैं। यानी फसल के पक जाने के बाद उसको काटना, फसल के पक जाने के बाद उसको काटना कटाई कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो फसल से बीजों को दाने को, यानी फसल से बीजों या दाने को भूसे से अलग करना होता है। काटने के बाद क्या होता है कि फसल से दाने होते हैं या फिर बीज होते हैं, इनको क्या है भूसे से अलग किया जाता है। जो चारा होता है उससे अलग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसर के माध्यम से इनको अलग किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, और इसमें क्या है जो फसल काटने में हार्वेस्टर का भी उपयोग किया जाता है और थ्रेसिंग कहते हैं। और ये कार्य थ्रेसिंग का कार्य है जो क्या होता है कॉम्बाइन की माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों, फसल की कटाई हो गई। फसल की कटाई है जो क्या है 3-4 महीने, किसान खेतों में 3 से 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद ये फसल पक जाती है तो उसका कटाई का समय आता है। और दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में ये है ना जो उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित करती है। और ये समय थोड़ा आराम के लिए एवं किसानों के लिए खुशी मनाने का मौका होता है, क्योंकि पिछली ऋतु से प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय है जो हर्षोल्लास के साथ एवं खुशी का होता है।
पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व भी आते हैं, जैसे पोंगल हो गया, होली, दिवाली, ऐसे त्योहार आते हैं और किसान उनको खुशी से मनाते हैं। तो कटाई होगी, इसके बाद फसल का भंडारण किया जाता है। तो अगला स्टेप आता है हमारा भंडारण। अगला स्टेप आता है हमारा भंडारण, जो कि है 7वां चरण, कृषि पद्धति का 7वां चरण है और यह है भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, उत्पाद का भंडारण करना। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। उत्पाद का भंडारण किया जाता है, यानी फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसे नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। यानी अगर लंबे समय तक बीजों का जो है भंडारण करना होता है तो उसको नमी और चूहों से है, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। और ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए फसल को सुखाए बिना भंडारित नहीं किया जाता है। तो इसको भंडारण करने के लिए बीजों को सुखाया जाता है दोस्तों, बीजों को सुखाया जाता है। भंडारण करने के लिए बीजों को सुखाया जाता है, इसको एक धूप में सुखाना आवश्यक होता है। और जिससे क्या जिससे इस बीजों में जो नमी होती है, सुखाने से क्या होती है, बीजों के अंदर जो नमी होती है, जो धूप में इसमें नमी में कमी आ जाती है। इससे क्या है, कीट, पीड़कों और जीवाणुओं से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल का उत्पाद भंडारण जूट के बोरों में किया जाता है। इसका भंडारण है, जो बोरे आते हैं, जूट के बोरे बने हुए होते हैं, इसके अंदर इसका भंडारण किया जाता है, या धातु के बड़े पात्र में करते हैं, ठीक है। और परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है। इसका बड़े पैमाने पर भंडारण है, जो साइलो कह दो या फिर बीज भंडार गृह कह दो, जिसमें इसका है जो भंडारण किया जाता है। जैसे नीम की सूखी पत्तियों घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। इसमें नीम की घरों में जब जैसे गेहूं, बाजरा है जो जिसका भंडारण घर में किया जाता है, तो इसमें क्या है, नीम की सूखी पत्तियां का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी कृषि पद्धतियां और ये आपका अध्याय एक समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको चैप्टर में समझ में आया है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है दोस्तों, वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी डाउट है। और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स लेने हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपको मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं मेरे। ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करते हैं तो आपको इस चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। 6375106465 ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स मिल जाएंगे। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही हम सेकंड अध्याय का वीडियो अपलोड करें वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी के साथ धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।